जैसे समझा। तो आज अपने वैल्यू ऑफ सप्लाई की क्लास नंबर 3 है, वो डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने। देखो इसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई में बताया था कि ट्रांजैक्शन वैल्यू को हम वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे। एक नंबर बात, सेक्शन 15 ये बात बोलता है। उसके अंदर फिर अपने क्या क्या ऐड करेंगे, ए बी सी डी और ई। ठीक है, ए फॉर ऑल टैक्सेस अदर देन जीएसटी, बी थर्ड पार्टी, सी इंसिडेंटल, डी डिले चार्जेस और इंटरेस्ट, ई सब्सिडी अदर देन गवर्नमेंट। लेस क्या करेंगे उसमें से डिस्काउंट, ज्यादा क्या, वो कहता है सेक्शन 15। अब अपने रूल नंबर 20 सेक्शन नहीं सेक्शन 15 पढ़ लिया बेटा। अब मैं आज आपको पढ़ाऊंगा रूल नंबर 27। रूल नंबर वो ये बोलता है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस वेयर द प्राइस इज नॉट होली इन मनी। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस वेयर द प्राइस इज नॉट होली इन मनी, जहां पर बेटा प्राइस जो है वो पूरा का पूरा मनी में नहीं है। होली का मतलब कंप्लीट 100% मनी में नहीं है, मतलब कुछ मनी में और कुछ इन काइंड है। क्या बेटा, इन काइंड। तो ए द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी द ओपन मार्केट ऑफ सच सप्लाई। कहता अगर कंसिडरेशन इन काइंड है तो आप क्या करना, जो कंसिडरेशन इन काइंड है, मेरे एग्जांपल में आप मैंने एग्जांपल दिया, मान लीजिए आपकी वॉच की शॉप है, घड़ी की शॉप है, मैं आपकी शॉप से घड़ी वॉच परचेज करके लाया, मैंने कहा बेटा कितना पैसे, आपने कहा नहीं सर कोई बात नहीं है, की बात अपने फीस में एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर आपसे मैंने फीस मांगी तो आपने कहा सर हाँ जी कितनी फीस दूं, मैं बेटा आपसे वॉच भी ली थी ना, तो चल तू 3,000 रुपए दे देना मेरे को। कितने रुपए देना, 3,000 रुपए। 3,000 लिए मैंने आपसे फीस के बदले में, प्लस कंसिडरेशन 3,000 लिया, प्लस अदर देन कैश कितना लिया, वॉच ली। अब वॉच की वैल्यू क्या कहता है, ए पॉइंट ये बोलता है कि उसकी ओपन मार्केट वैल्यू क्या है। मतलब मार्केट में वॉच अगर दूसरी दुकान से लूं नीरज, तो बेटा कितने की मिलती है, 2,000 रुपए की मिलती है। तो ट्रांजेक्शन वैल्यू 3,000 प्लस 2,000 कितनी मानी जाएगी, 5,000। बोलो समझ आ गई। अब मान लो वो वॉच जो मैंने युवराज से ली है वो मार्केट में मिलती नहीं है। मार्केट वैल्यू तब लूंगा जब मार्केट में वैल्यू वैसी चीज मार्केट में अवेलेबल होगी। मान लो बहुत वो इंपोर्टेड है, एक्सपोर्टेड है, फॉरेन से लाई हुई है वॉच है, यहां पर है ही नहीं, समझ लो। अगर ए पॉइंट नहीं लगे तो फिर क्या लगेगा, बी लगेगा, और बी नहीं लगेगा तो क्या लगेगा, सी लगेगा, और सी नहीं लगेगा तो क्या लगेगा, डी लगेगा। ये देखो एरो लगा रखी मैंने यहां, मतलब पहले ए बी, डायरेक्ट सी नहीं लगा सकते आप। पहले अगर चीज की ओपन मार्केट है तो पहले ओपन मार्केट ही लेंगे। बोलो बात समझ आई नहीं। बी इफ ओपन मार्केट वैल्यू नॉट अवेलेबल, मार्केट में ओपन वैल्यू है ही नहीं। टोटल ऑफ कंसिडरेशन इन मनी, टोटल ऑफ कंसिडरेशन इन मनी एंड सच फर्दर अमाउंट इज मनी एज इज इक्विवेलेंट टू द कंसिडरेशन नॉट इन मनी। क्या समझ आया, पढ़ना जरा, इसलिए मैंने नीचे इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा है। The open market value not available, then total of consideration in money and such further amount in money as is equivalent to the consideration not in money। मतलब अगर जो गुड्स या सर्विस दी है उसका ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, मतलब वो टेक्निकल लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, नहीं है, तो जो कंसिडरेशन के रूप में मिला है उसकी फेयर मार्केट, मतलब कंसिडरेशन के रूप में सिर्फ आपको वॉच मिली है और कुछ नहीं मिला, क्या मिली है, और उसका ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है नहीं, तो आपके पास ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ले लो। अब बच्चा कहता है फेयर मार्केट वैल्यू और ओपन मार्केट वैल्यू में फर्क क्या होता है। ओपन मार्केट वैल्यू मतलब ओपन मार्केट में वो कितने की मिलती है, दूसरी शॉप से सेम खरीदोगे, जैसे सेलो का पेन है आपके, तो ये दूसरी दुकान से सेम मिल जाएगा, तो वहां देखो रेट क्या है, दैट इज ओपन मार्केट वैल्यू। ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू मतलब रीजनेबल, फेयर का मतलब क्या, उचित। आपने दुकान दी तो भैया सही लगा लो, समझ आ गया। तो कहता है उस केस में नहीं है तो जो कंसिडरेशन के रूप में मिला है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, मतलब वैसी फेयर मार्केट वैल्यू समझ गए, रीजन उचित, प्लस जो कंसिडरेशन मनी में मिला है उसकी वैल्यू, क्लियर होगी। फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी उसकी, 2,000 मान लो, और कैश में कितना मिला, 3,000, तो कितना हो गया, 3 और 2 5। अब बच्चा कहता सर वही एग्जाम्पल वहां दे दिया, वही एग्जाम्पल आपने यहाँ दे दिया, नहीं, दोनों में फर्क है हल्का सा। वहां ओपन मार्केट देखो आपने, सीधी बात है, वैसे तो आपको दिक्कत आएगी नहीं,
अगर ओपन मार्केट वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू दोनों दे रखी तो आप क्या लोगे? अगर ओपन नहीं दे रखी तो क्या लोगे? फेयर। क्वेश्चन तो गलत होगा ही नहीं, पर नॉलेज के इसलिए समझा रहा हूं। ओपन मार्केट का मतलब है कि वो चीज मार्केट में अवेलेबल है, वो चीज मार्केट में अवेलेबल है दूसरी जगह भी, दूसरी शॉप पर भी, तो वहां से आप खरीदोगे तो कितने की मिलेगी, दैट इज ओपन मार्केट वैल्यू। और हो सकता है कि वो गुड इंपोर्टेड हो मार्केट में और किसी के पास ना हो, फिर अपने मार्केट वैल्यू ले नहीं सकते, फिर तो रीजनेबल रेट लेंगे, फेयर वैल्यू। फेयर का मतलब उचित भाई, उचित का मतलब भाई देख लो यार ये है लगभग इतने की तो होती है यार बाहर से लाई हुई चीज, समझ मेरी बात को? तो सर वो फेयर वैल्यू क्वेश्चन देगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ? सी पॉइंट, कोई डाउट है अंदर? सी, इफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटरमिनेबल अंडर क्लोज ए और बी, कहता ना तो ए से वैल्यू निकल रही है ना बी से निकल रही, मतलब ना तो उस चीज की मार्केट वैल्यू पता और ना उसकी फेयर वैल्यू बता, तो कहता कोई बात नहीं, सी पॉइंट लगेगा। सी क्या कहता है? ए और बी से डिटरमाइन नहीं हो रही है द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, मतलब अब क्या करेंगे, लाइक काइंड क्वालिटी, ध्यान सुनो, लाइक काइंड और क्वालिटी मतलब उसी तरीके की चीज, लाइक काइंड और उसी तरीके की वैसी ही चीज, वैसे ही गुण हो उसके अंदर, वैसे ही गुण क्वालिटी हो, मतलब उसी से कंपैरिजन में सेम, समझ गए मेरी बात? उसके कंपैरिजन में सेम। जैसे आपने रिबॉक के शूज लिए, तो रिबॉक के शूज को कंपैरिजन किससे करोगे? प्यूमा से, एडिडास से, सेम लेवल के लोगे ना बेटा। अब आप कहते हो लखानी कंपेरेबल नहीं हो पाएगा, लखानी बढ़िया कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है लखानी, बहुत पुरानी कंपनी है, बट कंपेरेबल नहीं हो पाएगा। लखानी का शूज 800-900 में बढ़िया आ जाता है, और आपका रिबॉक 800 से स्टार्ट ही नहीं होता, समझ रहे मेरी बात को? लखानी का 800-1000 रुपए में बढ़िया शूज आ जाता है, मजाक नहीं कर रहा मैं आपसे, 1000 रुपए में बढ़िया शूज आ जाता है। तो ये कह रहा है कि लाइक काइंड और क्वालिटी, लाइक काइंड तीन वर्ड यूज होने, लाइक काइंड और क्वालिटी मतलब उसी तरीके की, उसी काइंड की, उसी क्वालिटी की, गुण भी वही होने चाहिए, समझ गए? मार्केट में वैसी ही चीज हो, उसी तरीके की, उसी नेचर की, उस चीज की वैल्यू ले लो, वो वैल्यू उसकी मान लो, समझ आ गई मेरी बात? सेम वैसे ही गुड्स या सर्विस की मार्केट वैल्यू, सिंपल लैंग्वेज में ये है, मतलब वैसा ही गुड्स मार्केट में कितने में मिल जाएगा, उसी क्वालिटी का, उसी तरीके का, उसी काइंड का, समझ आ गई बेटा? डी पॉइंट, डी पॉइंट बहुत अच्छा है। इफ द वैल्यू इज नॉट डिटरमिनेबल अंडर क्लोज ए और बी और सी, डी कहता है ए भी नहीं लग रहा, बी भी नहीं लग रहा और सी भी नहीं लग रहा, तो कहता है भाई फिर आप रूल 30 और 31 लगाना। डी ने पता क्या है, डायरेक्शन दी है, बताया नहीं। डी कहता है नहीं निकला, नहीं निकला, तो रूल 30 और 31 के पास जाओ, वो हेल्प करेगा आपकी। वकील कहता नहीं हुआ, केस हार गया, ऐसे कर अपील कर सुप्रीम हाई कोर्ट में, फिर हार गया, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्शन दे रहा। तो एबीसी नहीं लगेगा, तो कहता है रूल 30 और 31 लगेगा। बोलो बात समझ आ गई नहीं? इसको आराम से नोट कर लो, बढ़िया बढ़िया साफ साफ। कंसोलिडेशन करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हो गया बेटा? चलिए, तो ये रूल नंबर 27, ध्यान से सुन लेना, कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए। अब ये करेंगे तब आप टाइम ऑफ सप्लाई भूलोगे, ये करोगे तो क्या भूल जाओगे? टाइम ऑफ सप्लाई। अभी मैं टाइम ऑफ सप्लाई का कोई केस पूछूं तो आप इधर उधर देखना स्टार्ट कर दोगे, उसका आंसर ले लो मेरे से, बेटा डोंट नो टाइम आप रिवाइज करो, नहीं भूल जाओगे, मैं पहले बता रहा हूं आपको। समझाते समय बहुत अच्छे समझ आया, एकदम इजी है, लेकिन क्या है थोड़ा सा फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और वहां टॉपिक बहुत ज्यादा है तो वो भूल जाओगे आप, तो इसलिए रिक्वेस्ट आपसे डेली रिवाइज कर लो। अब आपके पास टाइम भी, आपके पास पता ही है कितना बचा, 19 तारीख को पहले पेपर है ना, 3 दिन ये है और 18 दिन हुआ है, 20 दिन बचे एग्जाम के। बात समझ आ गई क्या? तो ध्यान रखना इस बात का। चलिए
रूल नंबर 27 समझ आ गया। कहता है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस वेयर द प्राइस इज नॉट होली इन मनी, कब लगेगा जब प्राइस पूरा का पूरा मनी में नहीं है। हो गया बात समझे। अब ये क्या था बेटा, क्वेश्चन करा देता हूं एक बार। इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन कर लेना ताकि ये पक्का हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 निकालिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 26 बेटा, सुनना क्या कह रहा है क्वेश्चन। मिस्टर रमेश सप्लाइड सर्टेन गुड्स टू मिस्टर सुरेश, रमेश जो है वो गुड्स बेच रहा है किसको, सुरेश को, फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ ₹10 लाख एक्सक्लूडिंग टैक्स, इसमें टैक्स जुड़ा हुआ नहीं है। मिस्टर सुरेश आल्सो गेव सम मटेरियल टू मिस्टर रमेश, अब एक क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगी रमेश सुरेश देख के, पहले बात सुनो, पहले लाइन में क्या लिखा हुआ, कौन गुड्स भेज रहा है, रमेश, आर भेज रहा है, रमेश सुरेश ना बोल के आर बोलो, आर भेज रहा है किसको बेटा, एस को, तो आर क्या हो गया, सप्लायर, एस का हो गया रिसिपिएंट। कितने के गुड्स भेजे बेटा, 10 लाख के। अब कहता है पहले, हेलो पहली ट्रांजैक्शन सुन लो, आर ने किसको गुड्स भेजे, एस को, फिर एस गुड्स भेज रहा है आर को, मतलब एस क्या हो गया, सप्लायर, और आर क्या होगा, रिसिपिएंट। अब वो क्या करेंगे आप समझ गए होंगे कि आर ने एस से पैसे लेने हैं और एस ने, वो कहेंगे वो काट के नेट कर लेते हैं, जीएसटी वाले कहेंगे हम नेट नहीं करेंगे, हम 2 ट्रांजैक्शन मानेंगे। भाई तूने 50,000 के गुड्स बेचे मान लो, और इसने तेरे को 10,000 के बेचे, तो कहेगा 50 मैंने लेने, कहेगा मैंने तेरे से 10 लेने, ऐसे कर तो 40 दे दे, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई 40 मान लेना। अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई इस केस में 50 है और इस केस में कितना है 10, तो पहले 50,000 पे जीएसटी लगेगा, फिर 10,000 पे जीएसटी लगेगा, मतलब टोटल 60,000 पे जीएसटी लगाएगी गवर्नमेंट। ऐसे तो हर व्यक्ति काट काट के नेट कर लेगा। बोलो बात समझ आएगी नहीं। इसने कितने गुड्स भेजे, 10 लाख के। सुरेश आल्सो गिव सम मटेरियल टू मिस्टर रमेश एज पार्ट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ सच सप्लाई, कहते उसने 10 लाख रुपए देने थे, उसके कंसिडरेशन के रूप में कुछ मटेरियल दिया उसने, मतलब सारा का सारा कंसिडरेशन युवराज कैश में नहीं है, होली इंड कैश में नहीं है, तो रूल नंबर 27 लग जाएगा। 10 लाख के गुड्स खरीदे तो पेमेंट की 10 लाख रुपए कैश में करनी थी, वो कहता कुछ कंसिडरेशन के लिए, कंसिडरेशन 10 लाख है, उसका कुछ पेमेंट उसने इन कोई मटेरियल दे दिया उसको, बदले में क्या दे दिया, जैसे मैंने आपका एग्जांपल दिया था मटेरियल का मतलब वॉच, ठीक है। सच सप्लाई हो एज पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर सच सप्लाई हुज वैल्यू वाज 40,000, और कहता जो मटेरियल दिया उसकी वैल्यू कितनी मार्केट में 40,000, ठीक है। मिस्टर रमेश हैज सप्लाइड द सेम गुड्स टू अनदर पर्सन एट ए प्राइस ऑफ ₹11,42,400। अब ध्यान सुनना, क्वेश्चन समझ आया, अगर क्वेश्चन नहीं समझ आया आंसर नहीं आएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है उसने उसको 10 लाख के गुड्स दिए, उसने उसको 40,000 का मटेरियल दिया, मार्केट में वैल्यू इसकी कितनी है 40,000। अगर यही गुड्स रमेश अगर सुरेश के अलावा किसी और को बेचता, किसको बेचता, किसी और को बेचता, तो 11,42,400 रुपये लेता। नहीं समझा कि मतलब उसको उसने 10 लाख में बेचे, लेकिन अगर वो किसी और को बेचता, ये गुड्स ओपन मार्केट में बेचता, कहां बेचता, कुछ समझ आ गया होगा, तो ये कितने रुपए लेता, 11,42,400, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, मतलब इसमें जीएसटी की अमाउंट क्या है जुड़ी हुई है। देखो ट्रांजैक्शन वैल्यू में कभी भी जीएसटी की वैल्यू जुड़ी हुई नहीं होती,
ट्रांजैक्शन वैल्यू निकाल के उसके ऊपर क्या लगाते हैं, अपने जीएसटी लगाते हैं। क्लियर होगी। तो पहले तो इसमें ट्रांजैक्शन वैल्यू में जीएसटी जुड़ी हुई है, तो इस जीएसटी को अलग करेंगे। अलग करने का तरीका सुन लो, पहले सुनो। देखो जीएसटी की रेट क्या बताइए इस क्वेश्चन में, 12%। मतलब कोई चीज अगर युवराज 100 रुपए की बिकेगी बेटा, तो उस पर 12% जीएसटी लग जाएगा। तो 100 का 12% कितना हो गया, 12 रुपए। तो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई विद जीएसटी कितनी हो जाएगी, 112। बोलो बात समझेंगे। अब जब भी अपने को, अब 112 में दो चीजें शामिल है, क्या क्या, एक तो जीएसटी कितनी, 12 रुपए, और एक वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी, 100। ठीक है, दो चीजें इंक्लूड है। तो जब भी अगर अब इसमें से वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी है या जीएसटी निकालनी है, तो डिवाइड 100 से नहीं करेंगे, 112 से करेंगे। क्योंकि ये जो ऊपर वैल्यू दी हुई है वो कितने की, 112 की है। मतलब 100 प्लस रेट करेंगे हमेशा। क्या करेंगे, 100 प्लस। तो सर क्यों, क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई विदाउट जीएसटी निकालेंगे तब कंपैरिजन करेंगे। बात समझ आ गई। अब दिनेश सर इसमें क्या करोगे बताओ। देखो वही बात, एबीसीडी खेलेंगे। ए फॉर ओपन मार्केट वैल्यू दी हुई है, दी हुई है। सर फिर बी केस लगा दो ना। फेयर मार्केट नहीं लगाऊंगा, पहले ए देखेंगे। ए नहीं लगता तो बी देखेंगे, और बी नहीं लगता तो सी देखेंगे। सी ये बोलता है जोड़ के देख लो, 3000, 2000, 5000। सी तब लगेगा जब बी नहीं लगेगा, बी तब लगेगा जब ए नहीं लगेगा। ए लग रहा है इसमें, तो बोलो बात समझ में आएगी। आगे कुछ समझ में, ध्यान से सुनो। ये लो बेटा, देखो इधर देखो आंसर। ओपन मार्केट वैल्यू विल बी वैल्यू ऑफ सप्लाई। आंसर लिख दिया। ओपन मार्केट वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। क्योंकि इन द गिवन क्वेश्चन ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल, ओपन मार्केट वैल्यू क्या बेटा, अवेलेबल है हमारे पास। तो ओपन मार्केट वैल्यू को अपने क्या मानेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे। आगे बात सुने। नंबर 1, वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड टू अदर पर्सन। अगर ये अदर पर्सन को गुड्स बेचता, एक्सक्लूडिंग टैक्स, टैक्स तो हटाना पड़ेगा ना, टैक्स तो अलग है। तो 11,42,400 डिवाइड बाय 100 प्लस रेट 112। अब 112 से डिवाइड करेंगे नीरज, एक की वैल्यू आ जाएगी बेटा। डिवाइड करने से हमेशा 1 की वैल्यू आती है। आपको जीएसटी की वैल्यू चाहिए तो इंटू 12 कर दो, और सप्लाई की वैल्यू चाहिए तो इंटू 100 कर दो। हमें सप्लाई की वैल्यू चाहिए तो इंटू 100 कितना आ गया, 10,20,000। मतलब अगर ये गुड्स आप किसी और व्यक्ति को देते तो उसकी ओपन मार्केट वैल्यू 10,20,000 होती, और आपने उसको कितने में दिए, 10 में। तो उसका वैल्यू, ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या मानेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे, 10,20,000। अब देखो आंसर, if value of additional consideration by buyer, that is by Suresh to Ramesh is, अच्छा ये सेकंड केस आ गया, सॉरी, ये 10,20,000। पहला पार्ट का आंसर हो गया। इसकी ओपन मार्केट वैल्यू कितनी, 10,20,000। मतलब हम इसको वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना मानेंगे, 10,20,000 मानेंगे। आगे बात समझिए। अब क्वेश्चन में दूसरा पार्ट हो रहा है, देखो क्या कह रहा है। कहता व्हाट वुड योर आंसर बी इफ, कहता अगर आपका आंसर क्या होता यदि प्राइस ऑफ 11,42,400 इज नॉट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स टू मिस्टर, इज नॉट अवेलेबल, इज नॉट अवेलेबल। अगर अवेलेबल होता तो ये आंसर है। हेलो बेटा, अगर वो प्राइस अवेलेबल नहीं होता तो आपका आंसर क्या होता। देखा जाए तो ये पहला पार्ट था, ये दूसरा, ये तीसरा है। इसने नंबरिंग गलत की। पहले तो अवेलेबल है वही मान के करना ना। चलो, अगर अवेलेबल नहीं होता तो क्या आंसर होता। अब सुनो, इफ वैल्यू ऑफ एडिशनल कंसिडरेशन बाय बायर, दैट इज बाय सुरेश टू रमेश, इज नॉट नोन। मॉनेटरी वैल्यू मतलब मनी में वैल्यू 3,000, अपना एग्जाम्पल याद रखना, और वॉच की 2,000। मॉनेटरी वैल्यू प्लस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ नॉन मॉनेटरी आइटम। नॉन मॉनेटरी समझ की, घड़ी, घड़ी कंसिडरेशन है, हाँ है, लेकिन वो क्या है बेटा, नॉन मॉनेटरी है। तो जो पैसे में है वो मॉनेटरी है, जो पैसे में नहीं है वो क्या है, नॉन मॉनेटरी है। इकोनॉमिक्स पढ़िए, इतना पता ही आपको, ठीक है। तो अब ये कहता है कि मॉनेटरी वैल्यू प्लस फेयर मार्केट वैल्यू। अच्छा, ए पॉइंट लग, ए नहीं लगेगा। अगर कहता है ओपन मार्केट वैल्यू नहीं बताओ, ए नहीं लगे तो बी लगेगा। बी में क्या था बेटा, फेयर मार्केट वैल्यू।
है ही नहीं वो भी, तो बी भी नहीं लगेगा। सी क्या था देखना जरा, सी उसी तरीके का, उसी तरीके का। अब क्वेश्चन में देखो मनी कहता उसी तरीके की वैल्यू है, पूरा पढ़ो सी पॉइंट क्या लिखा है मैंने आपको, सी तो मैंने इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया, जो एडिशनल कंसीडरेशन बायर से लिया गया है सुरेश के द्वारा। बायर कौन है? एस है, हाँ। जो एडिशनल कंसीडरेशन बायर से लिया गया है इसके द्वारा, सुरेश से लिया ना उन्होंने, है ना? नहीं, किसे लिया है? हाँ, बायर उसके इसमें तो वही होगा। सुरेश के द्वारा रमेश को उसकी वैल्यू मालूम नहीं है, अतः उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे। ये मैंने अपने सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया, ठीक है। तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, तो मॉनेटरी वैल्यू प्लस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ नॉन मॉनेटरी आइटम, समझ आए? अच्छा बताओ, मॉनेटरी वैल्यू इसकी कितनी थी? 10 लाख। जो मटेरियल दिया उसकी मार्केट वैल्यू क्या बेटा? 40। तो मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों को जोड़ दिया तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी? 10 लाख 40,000। बात समझ आ गई? थर्ड केस देखना क्या है, इसने सेकंड लिखा है लेकिन वो है थर्ड केस ही, क्योंकि पहला केस तो वो हो गया ना बेटा, समझिए। अब कहता है वैल्यू ऑफ एडिशनल कंसीडरेशन, व्हाट वुड योर आंसर बी इन अबव केस इफ वैल्यू ऑफ एडिशनल कंसीडरेशन इज आल्सो नॉट अवेलेबल। कहता जो एडिशनल कंसीडरेशन दिया ना, क्या मटेरियल, उसकी वैल्यू नहीं दी हुई, क्वेश्चन मान लो ना दी हो, बट एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय रमेश identical goods has been supplied at value of रुपी 10,50,000। बिल्कुल ये तो आंसर दे दिया इसे। कहता है अगर उसकी वैल्यू ना दी हो, उसकी वैल्यू ना दी हो, जो मटेरियल दिया ना उसकी वैल्यू ना दी हो तो नहीं दी, ठीक है। तो और उसी आइडेंटिकल सेम लगभग वैसे गुड्स की वैल्यू 10,50,000 है, हाँ, तो वो 10,50,000 वैल्यू मान लेंगे हमने। C1, यदि रमेश को कंसीडरेशन के बदले में जो गुड्स मिले हैं उसकी फेयर मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई उसी टाइप के गुड्स की लाइक काइंड क्वालिटी ब्रैकेट में लिख दिया, उसी गुड्स की वैल्यू लेंगे। वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी होगी? 10,50,000। बोलो बात समझ आएगी? कोई डाउट तो पूछ सकते हो आप, इसको नोट कर लो, ये आंसर ऐसे ही लिखना है बेटा आपको। नहीं भाई नोट कर लो, फोटो फोटो में रह जाएगी प्लीज, रिक्वेस्ट है, कोई दिक्कत, नोट कर लो, बाद में आप ढूंढे। मैंने एक्चुअली